गुड मॉर्निंग। हिट द टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। आशा है कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगा। तो लाइफ प्रोसेस पढ़ने के पहले हम ये जान लेते हैं कि लाइफ क्या है। यानी हमारे इन्वायरमेंट में जितने हमारे अगल बगल की चीज़ें हैं, तो जो लाइफ है, जिसमें लाइफ है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसको पहले हम जान लेते हैं। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, ये दो फिगर आपके सामने दिखाया गया है। तो इसमें क्या है कि इसमें मूवमेंट, यानी पहला प्रॉपर्टी क्या है लाइफ का कि ये है कि मूवमेंट होना चाहिए। यानी ये जो लायन है या कोई भी लाइफ जिसमें ऑर्गेनिज्म है, जिसमें लाइफ है, तो उसमें मूवमेंट होता है। यानी वो अपने नेसेसिटी के लिए मूवमेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा है रिप्रोडक्शन। यानी जो लिविंग थिंग्स है वो अपने तरह यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे दो फिगर आपको दिखाया गया है, ये दो बच्चे हैं लाइन्स के, और ये ह्यूमंस को दिखाया गया है। तो जो लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने तरह यंग वंस को पैदा कर सकते हैं। तीसरा लिविंग थिंग्स का ये प्रॉपर्टीज़ है इसकी, उसमें ग्रोथ होता है। यानी उसमें हमेशा ग्रोथिंग चलती रहती है। ठीक है। कभी जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स में भी काफ़ी ग्रोथिंग चलते रहता है, उसमें भी मूवमेंट होता है, उसमें भी ग्रोथिंग होती है, उसमें भी रिप्रोडक्शन होता है। एक प्लांट दूसरे की तरफ रिप्रोड्यूस करते हैं दूसरे प्लांट। तो इस तरह से लिविंग थिंग्स में ग्रोथ भी होता है। रिस्पिरेशन यानी ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग एनर्जी। रिस्पिरेशन में क्या होता है कि ये एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिस्पिरेशन होता है। CO2 छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन के लेने से सेल्स में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और इसका पांचवा है रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना लाइफ सस्टेन करने के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरी होती है, जैसा कि वो फूड को इंटेक करता है, यानी ऑब्टेनिंग ऑफ यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से उसके लाइफ को चलाने के लिए न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए रिक्वायरमेंट ऑफ फूड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का होना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो ब्रेन से होता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। और सेवेंथ प्रॉपर्टीज है एक्सक्रीशन। यानी हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, जिसे निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सक्रीशन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी ये सारे प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ है उसमें पाया जाता है, जबकि ये नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यही सारी प्रॉपर्टीज़ है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को एक दूसरे से डिफरेंस करती है। अब हम बात करें कि लाइफ प्रोसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना लाइफ सस्टेन करने के लिए करना पड़ता है। जैसे रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन है। तो इस तरह से ये सारे प्रोसेस अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। तो इसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये लाइफ प्रोसेस आर द प्रोसेस गोइंग इनसाइड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। ठीक है। जैसे मूवमेंट, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, etc। अब लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स का नाम आता है। यानी न्यूट्रिएंट्स हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे
न्यूट्रिएंट्स में क्या है कि हम फूड लेते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, इंटेक करता है, तो उसमें उसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है, जो लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ये राइस से मिलता है, वेट में मिलता है, कॉर्न में, और ऑयल में भी फैट मिलता है बहुत ज़्यादा, इस तरह से। अच्छा, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का टाइप दिया गया है, जैसे ग्लूकोज के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च के रूप में ग्लाइकोजन, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के टाइप हैं, ठीक है। और देखिए हमारे न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स का भी होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें मिलता कहाँ से? वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट से मिलता है। तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपना लाइफ सस्टेन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है तो न्यूट्रिएंट्स, यानी सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? तो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को फंक्शन के लिए हेल्प करते हैं, और ये बॉडी पार्ट्स के फॉर्मेशन में भी अपना काफ़ी अहम योगदान देते हैं, ठीक है। तो कोई भी बॉडी पार्ट्स अगर ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होता है, बनता है, तो उसके लिए इस न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, और एनर्जी भी इसी न्यूट्रिएंट से मिलता है, ठीक है। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं इसमें कि दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स टू एक्सिक्यूट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इफिशिएंटली। इस तरह से इफिशिएंटली कोई भी डिफरेंट लाइफ प्रोसेस करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अभी नीचे क्या, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट्स लाइक ब्लड, बोन्स, स्किन, यानी सर्टेन बॉडी पार्ट्स के फॉर्मेशन में भी ये न्यूट्रिएंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हम बात करें अगर ब्लड की, तो ब्लड के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, और ये आयरन कहाँ से मिलते हैं? तो ये आयरन हमें फ्रूट और वेजिटेबल से मिलते हैं। उसी तरह अगर हम बोन्स की बात करें, तो बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, और कैल्शियम मिलता है हमें मिल्क से। इसी तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और ये कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? तो कॉर्न से और ऑयल से मिलता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि चॉकलेट में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी काफ़ी मिलती है, ठीक है, इसीलिए स्पोर्ट्समैन चॉकलेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मोड क्या क्या होता है, यानी कैसे कैसे न्यूट्रिशन का मोड है, किस तरह से, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम देख रहे हैं एक ऑटोट्रोफिक मोड, यानी ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और न्यूट्रिशन मीन्स ट्रोफिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड स्वयं बनाते हैं, उसे हम ऑटोट्रोफिक मोड कहते हैं, ठीक है। इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स है, प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। वो सोलर एनर्जी के हेल्प से CO2 और H2O को लेके और अपना फूड तैयार करता है, कहाँ पे? लीफ में। सो इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसलिए इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस which is carried out by the plants prepare its own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight, यानी ये फोटोसिंथेसिस सनलाइट के ही प्रेजेंस में हो सकता है। और ये कहाँ पे होता है? तो लिप्स के क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो अभी हम आगे लिप्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये हम जान लें कि पहले फूड कहाँ होता है, प्लांट पे तैयार होता है, तो क्लोरोफिल में, और किसके हेल्प से? तो सनलाइट और CO2 और H2O, इसके हेल्प से लिप्स अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करता है। और इसका केमिकल रिएक्शन ये इस तरह से होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को लेके सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, O2 निकला और H2O बना,
जो H2O प्लांट के लिए भी ज़रूरी है, O2 किसी भी ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन के लिए भी ज़रूरी है, और इवन इफ कि प्लांट को भी नाइट में रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है जिसमें O2 इंटेक करता है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंस सबस्टांसेस हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे हेट्रोट्रोफिक मोड की। तो हेट्रो मीन्स होता है अदर, हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि ह्यूमन, लायन, टाइगर, एलिफेंट, गोट, इस तरह से। तो इसे हम हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। अब इसमें 3 टाइप का है, जैसे एक हर्बीवोर्स है, एक कार्निवोर्स है और एक ओमनिवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या है? तो वैसे ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड्स ऑन ओनली प्लांट्स लाइक एलिफेंट, गोट, डियर, काऊ, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो केवल प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो उनको हम हर्बीवोर्स के कैटेगरी में रखते हैं। कार्निवोर्स, वैसे ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड्स ऑन ओनली अदर एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, चीता। तो ये प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये एनिमल पे केवल डिपेंडेंट होते हैं, ये केवल फ्लैश न्यूट्रिशन में लेते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें हम कार्निवोर्स के श्रेणी में रखते हैं। तीसरा है ओमनिवोर्स, वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट एज वेल एज एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी ये दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों पे, यानी ये अपना ये न्यूट्रिशन दोनों से लेते हैं, जैसे मैन हो गया, डॉग, कैट्स, तो इटीसी। ये सभी क्या है कि ये प्लांट पे भी डिपेंडेंट होते हैं और एनिमल्स पे भी, इसलिए इसे हम ओमनिवोर्स के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब हम लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक लीफ सेल का एक दिखाया गया है स्ट्रक्चर, जिसमें ये क्या है, ये सबसे ऊपर एक ये कोटिंग होता है, थिक कोटिंग होता है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, जो लीव्स को, यानी इसके ऊपर ये जो ब्रॉड पार्ट है, ये सभी में क्या है, ये क्यूटिकल का एक लेयर होता है, थिक लेयर होता है, जो लीव्स को बचाता है किसी भी इंजरी से, बाहरी इंजरी से बचाता है। उसके बाद अपर एपिडर्मिस आता है, ठीक है, ये जितना ये पार्ट है ये अपर एपिडर्मिस है। इसमें अगर हम एक सेल की बात करें तो एक सेल में जैसे क्लोरोप्लास्ट है, यानी ग्रीन पिगमेंट है यहाँ पे, तो ये वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, तो इसे हम मेसोफाइल सेल भी कहते हैं, यानी इस सेल को मेसोफाइल सेल या फोटोसिंथेसिस सेल, फोटोसिंथेसिस सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल का काम क्या है? तो फोटोसिंथेसिस करना, यानी फोटोसिंथेसिस में ये फूड प्रिपरेशन करता है। तो और किसके मदद से? सनलाइट, H2O और CO2 की मदद से वो फूड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसे हम फोटोसिंथेसिस सेल भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे क्लोरोप्लास्ट ये है, तो इसके अंदर में ये क्लोरोफिल होता है, और इस तरह से इसमें फूड का प्रिपरेशन होता है, इसका कलर ग्रीन होता है, इसलिए पत्तियों का रंग ग्रीन दिखता है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, और अब हम बात करेंगे जैसे लिप्स का, कि ये लिप्स में ये डंठल कुछ एक टाइप का निकला रहता है, जिसको हम पेट्यूल बोलते हैं। इसके बाहरी एक लाइनिंग है एज पे, जिसको हम मार्जिन कहेंगे, और ये बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट को हम बोलेंगे, ये मिडरिब है, मिडरिब, बीच में जो ये मोटा लाइन दिख रहा है आपको, जो हाफ हाफ लिप्स को डिवाइड कर रहा है, इसको हम बोलेंगे मिडरिब, ठीक है। और ये भेंस लाइक कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है पत्तियों में, जिसमें भेंस और मिडरिब में क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, जो फोटोसिंथेसिस के समय ये वाटर और मिनरल्स रूट्स के हेल्प से ये
प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, पत्तियों में ये चौड़ा, जितना आपको चौड़ा पार्ट दिख रहा है, ये पूरा ये चौड़ा पार्ट, ये क्या है, तो ये लेमिना, इसको हम लेमिना बोलते हैं, ठीक है, ये पूरा चौड़े पार्ट को। और इसके नीचे एक टिप्स होता है, इसको हम टिप्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो बाहर में ऐसे रहता है, ठीक है, शार्प टाइप का। अब इसी को हम ऐसे पढ़ लेते हैं, एक बार इसी को लिख लिए हैं, देख लेते हैं। क्यूटिकल प्रोटेक्ट्स लीफ, जैसा हम बात की अभी कि ये जो थिक लेयर होता है, ये क्यूटिकल, वो क्या करता है, ये हमने अभी जो बात किया, ये थिक लेयर है ये, तो ये थिक लेयर क्या करता है, तो प्रोटेक्ट करता है लीफ को बाहरी इंजरी से। और दूसरा क्या है, तो क्यूटिकल प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ, यानी ये लेयर थिक होता है, इसलिए ये प्लांट्स को एक्सेस वाटर बाहर निकलने से ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि वाटर भी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वाटर नहीं रहेगा तो वो अपना टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। और फोटोसिंथेसिस में भी वाटर का बहुत बड़ा हेल्प होता है, इसलिए ज़रूरी है। इसलिए वो क्यूटिकल क्या करता है कि ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर होने से, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल इन द सेल्स ऑफ लीफ वेयर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हैपेंस। तो जैसा हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल में होता है, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। क्लोरोफिल इज ए पिगमेंट लाइक ए स्ट्रक्चर विच एब्जॉर्ब्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के समय जो सनलाइट ऑब्जर्व होता है वो क्लोरोफिल के द्वारा ही होता है, और इस तरह से लिप्स में फूड का प्रिपरेशन होता है। हाँ, ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है, लिप्स लुक्स लाइक ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। चूँकि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट का बना होता है, मतलब बहुत सारे ग्रीन पिगमेंट से ये बने रहते हैं क्लोरोफिल, तो इस तरह से सारा लिप्स का कलर ग्रीन दिखता है। अब स्टोमाटा की अगर हम बात करें तो स्टोमाटा का भी गैसियस एक्सचेंज में काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल होता है। जितना गैस का एक्सचेंज होता है, या वाटर एक्सेस वाटर होता है, या वाटर का रेस्पिरेशन होता है, ये स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। यानी स्टोमाटा ओपन और क्लोज होते रहता है। जैसे अगर स्टोमाटा, जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उस समय ये स्टोमाटा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और उस तरह से वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगा, फोटोसिंथेसिस और फूड का प्रिपरेशन होगा। ये स्टोमाटा एवरी टाइम ओपन नहीं होता है, ये जब रिक्वायर्ड होगा तभी होगा, क्योंकि अगर एवरी टाइम होगा तो एक्सेस लॉस ऑफ वाटर भी हो सकता है, जो प्लांट के लिए हार्म कर सकता है। तो इसलिए ये जब रिक्वायर होगा तभी ओपन होगा, और फिर ये क्लोज हो जाता है। क्लोज हो जाने से ये एक्सेस लीकेज ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। अच्छा, चौड़ी पत्तियों में स्टोमाटा बैक साइड में होता है, जबकि पतली पत्तियों में ये फ्रंट साइड में होता है। अभी इसी को जैसे देख लें, अगर ऐसे यहाँ पे कुछ स्टोमाटा दिखाया गया है जो कुछ क्लोज है। अच्छा, स्टोमाटा फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे हमने बात किया, बिटवीन लीफ एंड एटमॉस्फेयर विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के समय ये गैसियस एक्सचेंज में काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल करता है और बहुत ज़रूरी होता है। स्टोमाटा आर ओपन ऑल द टाइम, देन देयर विल बी एक्सेसिव लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट विच इज़ नॉट डिजायरेबल। ये बोल रहा है कि अगर स्टोमाटा हमेशा खुला रहेगा तो प्लांट से एक्सेस ऑफ लीकेज ऑफ वाटर हो सकता है, जो प्लांट के लिए नुकसान कर सकता है, हार्मफुल हो सकता है। इसलिए स्टोमाटा एवरी टाइम लीकेज नहीं होता है, जब रिक्वायरमेंट होता है तभी स्टोमाटा ओपन होगा और फिर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्लोज हो जाने से ये वाटर को सेव करेगा। अब होता क्या है कि स्टोमाटा में कि ये जैसे वाटर जैसे अंदर को इंटर हुआ तो ये क्या होता है, स्वेल हो जाता है और
कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे, जैसे आपको दिखाया गया ये कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। और जैसे फिर वाटर बाहर को जब निकल जाता है, इसे वाटर बाहर निकलेगा, फिर बाहर जैसे निकल जाता है तो फिर क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, यानी क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से इसमें गार्ड सेल के हेल्प से, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल के हेल्प से ये ओपन होता है और क्लोज होता है। तो स्टोमाटा के द्वारा ही गैसियस एक्सचेंज होता है, या प्लांट में अगर एक्सेस वाटर हो गया तो ये स्टोमाटा के थ्रू ही बाहर को एग्जिट होता है। तो इस तरह से प्लांट के लिए स्टोमाटा काफ़ी एसेंशियल है। स्टोमाटा, अब इसी को यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, स्टोमाटा आर ओपन ऑल द टाइम देन देयर विल बी एक्सेसिव लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट विच इज नॉट डिजायरेबल, जैसा हमने पढ़ लिया इसको। अब बात करते हैं गार्ड सेल की। तो स्टोमाटा ओपन और क्लोज होने में गार्ड सेल का ही रोल होता है, उसी के थ्रू ये गार्ड सेल के द्वारा ही ये ओपन और क्लोज होता है। जैसे गार्ड सेल की बात करें तो सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा व्हेन वाटर फ्लोज इनसाइड देम। जब वाटर उसके अंदर में फ्लो होता है तो ये क्या होता है, स्वेल हो जाता है। दे स्वेल एंड बिकम्स कर्व्ड, कर्व्ड हो जाता है। दस स्टोमाटा इज ओपन, इस तरह से स्टोमाटा खुल जाता है और उसे पानी बाहर की तरफ एग्जिट होना शुरू हो जाता है। व्हेन वाटर फ्लोज आउट, जब वाटर बाहर चला जाता है तो ये फिर बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टोमाटा का काफ़ी योगदान है फोटोसिंथेसिस के समय लीव्स में। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है इसका स्टोमाटा। अब हम बात करें जाइलम और फ्लोएम का। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है, वैसे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम ये वन डायरेक्शन में ही केवल काम करता है, फंक्शन करता है, जबकि ये फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में काम करता है, अप एंड डाउन या बैक फॉरवर्ड। ऐसे में ये हर जगह, एवरी जगह काम करता है। जाइलम का रोल है कि ये रूट्स से, ग्राउंड से वाटर और मिनरल्स को प्लांट के एवरी पार्ट तक पहुंचाएगा। फोटोसिंथेसिस के समय लीव्स को वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का काम ये जाइलम ही करता है। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो जब ये लीव्स में जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है और जब फूड बन जाता है, जैसे ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज अगर बन जाता है तो इसे एवरी पार्ट को, काहे कि क्योंकि ग्लूकोज तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एवरी पार्ट के लिए, क्योंकि ये प्लांट में कहीं ग्रोथ हो रहा है, कहीं पार्ट्स बन रहे हैं, तो उससे एनर्जी चाहिए। किसी भी अगर पार्ट बन रहा है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये कहाँ से लेगा, तो ये लेगा लीव्स से। यानी लीव्स में जो फूड तैयार हुआ है, जो ग्लूकोज तैयार हुआ है, जो न्यूट्रिएंट्स तैयार हुआ है, तो उसे ये फ्लोएम एवरी पार्ट्स तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा और एनर्जी लेकर के डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में लाइफ प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये फ्लोएम क्या करता है, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, जबकि जाइलम ये वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करता है। और ख़ासकर ये फोटोसिंथेसिस के समय काफ़ी एक्टिव रहता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर प्लांट को कभी अगर वाटर का ज़रूरत पड़ेगा या मिनरल चाहिए तो ये जाइलम ही प्रोवाइड करेगा उसको, और फूड पहुंचाने का काम ये फ्लोएम करेगा। तो ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम यही जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ये जैसे ये थोड़ा, हाँ, अब हम इसको देख लेते हैं जाइलम और फ्लोएम को। तो इसमें ये है, जाइलम क्या है, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हाँ, तो ये हमने अभी बात किया, डिस्कस कर लिया कि जाइलम क्या है,
रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और वाटर के लिए फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के लिए। फ्लोएम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट। ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट को, ठीक है। और इस तरह से ये एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और लीव्स पानी के हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और उससे ऑक्सीजन और वाटर का प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? तो टू सस्टेन दिज लाइफ प्रोसेसेस वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लाइफ प्रोसेस को, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये चलते रहता है। तो उसको सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए, फंक्शन करने के लिए बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होते रहता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में ये काफ़ी रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसी सारे रिएक्शंस के कलेक्टिवली एक मेटाबॉलिज्म का नाम दिया गया है, यानी उसे हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। इन ऑर्डर टू परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली रिक्वायर एनर्जी। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए कोई भी मेटाबॉलिक अगर एक्टिविटी होता है तो उसे एनर्जी का हमेशा रिक्वायरमेंट होता है। अगर इवन ड्यूरिंग देयर स्लीप, अगर वो सो रहा है फिर भी उसको एनर्जी चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी हम कहें कि एवरी टाइम उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इस तरह से एनर्जी के लिए बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं और इस तरह से लाइफ प्रोसेस फंक्शन करता है और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना लाइफ चलाना पड़ता है। इस तरह से वो उसका ज़िंदा रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने अभी देख लिया। इस तरह से आज हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी इसके बाद भी हम आपको लेक्चर अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। थैंक यू।